Assalamu alaikum everyone, welcome to database course. In today's session we will learn about data definition language DDL in SQL. In our previous lecture we have learned about DML statements which include insert, update and delete, and TCL statements which include commit and rollback. In today's lecture we will learn about DDL statements which include create, alter, drop and truncate. So, DDL, Data Definition Language, refers to the set of SQL commands that can create and manipulate structures of a database. DDL commands हम यूज़ करते हैं database को और database के objects को create करने के लिए और manipulate करने के लिए. DDL statements are used to create, change and remove objects including indexes, triggers, tables and views. सो बेसिकली जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं वो हम डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए या उनको चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हमारे पास टेबल्स हैं, ट्रिगर्स हैं, इंडेक्सेस एंड व्यूज़ हैं. अभी तक हमें टेबल के बारे में पता है कि टेबल क्या होता है इन RDBMS. ट्रिगर्स, इंडेक्सेस और व्यूज़ के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. बेसिक हमारे पास जो DDL की स्टेटमेंट्स हैं, कमांड्स हैं, वो हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट. अब हम एक एक कमांड को डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्रिएट कमांड. क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस, टेबल, व्यूज, इंडेक्स, ट्रिगर्स एटसेट्रा. सो जो क्रिएट की हमारे पास कमांड है वो डेटाबेस को या फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती है. To create database, we have create database and then database name. So create database as it is कीवर्ड की तरह आपने लिखने हैं और उसके बाद जो भी आपने database का नेम रखना है. जैसे हमारे पास एग्जांपल है create database company. तो बेसिकली ये कंपनी जो है वो हमारे database का नेम है जो कि हम create कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास create table. We can create tables in RDBMS using create table command. इसका सिंटेक्स है हमारे पास create table या आपने एज इट इज लिखना है. उसके बाद जो भी आपने अपने टेबल का मीनिंगफुल नेम रखना है. उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट्स में उस टेबल के कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देनी है. जैसे सबसे पहले कॉलम नेम, उसके बाद उसकी जो डाटा टाइप होगी और उसके बाद अगर उस पर आपने कोई कंस्ट्रेंट लगाना हो तो वो आप लिखेंगे. ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत है उस कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाने की तो आप लिखेंगे, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है. फिर नेक्स्ट कॉलम आपने कॉमा के बाद इसी तरह नेक्स्ट कॉलम का नेम, उसकी डाटा टाइप और उसका कोई कंस्ट्रेंट. तो इसी तरह जितने भी आपने कॉलम्स अपने टेबल में इंक्लूड करने होंगे वो आप इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. अब पहले ये जो भी हमने ऊपर देखा है कि हमें कॉलम के साथ उसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, तो SQL में हमारे पास ये वाली डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं. ये सारी डाटा टाइप्स यहाँ पे नहीं लिखी हुई, इसके अलावा भी अवेलेबल हैं. ये जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो डाटा टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. जैसे स्ट्रिंग के लिए हमारे पास कैरेक्टर है, n आप कोई भी एक उसको साइज दे सकते हैं. ये हमारे पास फिक्स लेंथ होता है. फिर हमारे पास वेरिंग कैरेक्टर है, इसकी वेरिएबल लेंथ होती है और अगेन आप n में कोई भी साइज दे सकते हैं अपनी स्ट्रिंग का. फिर हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट ज़्यादा स्टोरेज अलाउ होती है. इसके अलावा फिर हमारे पास न्यूमेरिक में इंट है, स्मॉल इंट है, डबल है. डबल में आप जो है वो साइज में बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने डिजिट्स आएंगे और डी की जगह पे यहाँ पे जहाँ पे डी लिखा हुआ है इधर पे आप बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद आपने कितनी वैल्यूज लिखनी है. इसी तरह फिर फ्लोट है, बूलियन है जिसमें हमारे पास 0 या फिर 1 वैल्यू होती है. फिर डेट एंड टाइम की हमारे पास डाटा टाइप्स हैं. डेट है जो कि आपको डेट रिटर्न करती है. डेट टाइम है जिसमें आपके पास डेट के साथ टाइम भी लिखा होता है. और टाइम स्टैम्प है, इसमें भी आपके पास डेट के साथ टाइम भी लिखा होता है. अभी यहाँ पे जितनी भी डाटा टाइप्स लिखी हुई हैं इनकी डिफरेंट रेंज हैं और वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि जैसे इंट में किस रेंज से कहाँ तक जो है वो आप इंटीजर वैल्यूज लिख सकते हैं. ये सिर्फ बेसिक जो डाटा टाइप्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है. फिर हमारे पास BLOB है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल्स जो होती हैं, जैसे इमेज वगैरह की कोई फाइल हो. तो ये हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो कि हम कॉलम नेम्स के साथ मेंशन कर सकते हैं. फिर है नेक्स्ट कंस्ट्रेंट. अभी जब हमने क्रिएट टेबल का सिंटेक्स देखा था तो उसमें हम कॉलम के साथ आगे कंस्ट्रेंट भी बता सकते हैं. कंस्ट्रेंट कौन से हमारे पास? रिक्वायर्ड डाटा, कि किसी कॉलम का अगर डाटा आपको रिक्वायर्ड है कि वो मस्ट एंटर होना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास नॉट नल का कंस्ट्रेंट है. ठीक है, नॉट नल कंस्ट्रेंट जब भी हम किसी कॉलम के साथ लगाएंगे इट मीन्स कि उस कॉलम में वैल्यू लाजमी एंटर करनी है.
फिर हमारे पास कुछ डोमेन कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे चेक का एक कंस्ट्रेंट है। चेक के बाद आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं और वो कंडीशन चेक होगी जब भी उस कॉलम में आप कोई वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यूनिक का कंस्ट्रेंट है। यूनिक का मतलब है कि इस कॉलम में आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं कर रहे। उसके बाद एंटिटी इंटीग्रिटी में हमारे पास प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है। आपको पता है कि आपने टेबल में एक प्राइमरी की लाजमी मेंशन करनी होती है। जो कॉलम आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है आप उसे प्राइमरी की बनाते हैं। तो ये हम टेबल क्रिएशन में बताएंगे कि हमारी प्राइमरी की कौन सा कॉलम है। अब ये जो प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है ये बाय डिफॉल्ट नॉट नल और यूनिक का कंस्ट्रेंट इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू नल भी नहीं हो सकती और ना ही उसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। तो प्राइमरी की जो है वो इन दोनों कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर रही होती है। फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में हमारे पास कंस्ट्रेंट है फॉरेन की का। फॉरेन की हमें पता है कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है और उन दोनों टेबल्स के दरमियान जो रिलेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है वो कॉलम जो है वो हमारे पास फॉरेन की कॉलम होता है। और जिस कॉलम को हमने अपने टेबल में फॉरेन की बनाना है उसके लिए हम फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगाते हैं। कंस्ट्रेंट नेम कैन बी गिवन बाय यूजर इफ नॉट सिस्टम असाइंस नेम टू ईच कंस्ट्रेंट। जब भी हम अपने कॉलम पे कोई कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो यूजर खुद से भी उस कंस्ट्रेंट का नेम डिफाइन कर सकता है विद कंस्ट्रेंट कीवर्ड। कंस्ट्रेंट कीवर्ड लिखें, उसके बाद आप कोई भी नेम दे दें उस कंस्ट्रेंट को। और अगर आप नहीं देते, डायरेक्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिए, तो फिर जो सिस्टम है वो खुद ही उस कंस्ट्रेंट को कोई नेम दे देगा। अच्छा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये जो हमने अभी लास्ट में देखा है जिसमें हमारे पास फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। Referential action are specified using the on update and on delete sub clauses of the foreign key clause. ये जो foreign key का constraint है इसके साथ हम on update और on delete के sub clauses के साथ different referential actions define कर सकते हैं। वो actions कौन कौन से हैं? First है हमारे पास cascade. Delete the row from the parent table and automatically delete the matching row in the child table. For example, on delete cascade मेंशन किया हुआ है फॉरेन की कंस्ट्रेंट के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो पेरेंट टेबल है वहां से प्राइमरी की में से कोई वैल्यू जो है वो डिलीट हो रही है, तो अगर वो इस टेबल की फॉरेन की में वो वैल्यू प्रेजेंट होगी तो वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है। अगर कोई वैल्यू हमारे पेरेंट टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो हमारे चाइल्ड टेबल में फॉरेन की में वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम कैस्केड लिखेंगे तो जब भी पेरेंट टेबल की वैल्यू डिलीट होगी वो चाइल्ड टेबल में भी वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट नल। अगर हमने ऑन डिलीट सेट नल मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है डिलीट द रो फ्रॉम द पेरेंट टेबल एंड सेट द फॉरेन की वैल्यू इन द चाइल्ड टेबल टू नल। दिस इज वैलिड ओनली इफ द फॉरेन की कॉलम्स डू नॉट हैव द नॉट नल क्वालिफायर स्पेसिफाइड। अगर आपने ऑन डिलीट सेट नल मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट टेबल में से कोई ऐसी वैल्यू डिलीट हो रही है जो कि आपके चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू जब वहां से डिलीट होगी तो चाइल्ड पेरेंट में उस वैल्यू की जगह नल स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये तब एप्लीकेबल है अगर आपने उस कॉलम पे नॉट नल का कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ, तब ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सेट डिफॉल्ट की फिर हमारे पास ऑप्शन, अगर आपने ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब है डिलीट द रो फ्रॉम द पेरेंट टेबल एंड सेट ईच कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन की इन द चाइल्ड टेबल टू द स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यू। दिस इज वैलिड ओनली इफ द फॉरेन की कॉलम्स हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड। अच्छा, अगर आपने ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब है कि जब पेरेंट टेबल में से वो रो डिलीट होगी तो जो चाइल्ड टेबल है वहां पे जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उस कॉलम की वो आ जाएगी। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर आपने उस कॉलम की कोई डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन की हुई है, अदरवाइज नॉट। ऑन डिलीट नो रिजेक्ट द डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम द पेरेंट टेबल। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग इफ द ऑन डिलीट रूल इज ओमिटेड। ऑन डिलीट नो एक्शन अगर मेंशन हुआ हुआ, इसका मतलब है कि जब आप पेरेंट टेबल में से कोई ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करेंगे जो कि चाइल्ड टेबल में भी प्रेजेंट है इन फॉरेन की, तो फिर उस पेरेंट टेबल में से वो वैल्यू या वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, वो ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई रूल आपने मेंशन नहीं किया हो तो बाय डिफॉल्ट जो रूल अप्लाई होगा वो नो एक्शन वाला रूल अप्लाई होगा विद फॉरेन की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, फॉरेन की स्टाफ नंबर रेफरेंसेस स्टाफ ऑन डिलीट सेट नल।
अब हमने फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगाया है एक कॉलम पे स्टाफ नंबर पे, फिर हमने रेफरेंसेस का कीवर्ड यूज किया है जो कि बताता है कि ये किस टेबल को रेफरेंस कर रहा है। तो ये स्टाफ के टेबल को रेफरेंस कर रहा है और आपने आगे मेंशन किया है ऑन डिलीट सेट नल। अब इसका क्या मतलब है कि जब स्टाफ के टेबल में से स्टाफ नंबर कोई हम डिलीट करते हैं तो जो ये फॉरेन की स्टाफ नंबर होगा इसकी वैल्यू वहां पे नल हो जाएगी। अब फिर एक एग्जांपल है फॉरेन की ओनर नंबर रेफरेंसेस प्राइवेट ओनर ऑन अपडेट कैस्केड। अब इसका क्या मतलब है, इसमें अगर आपका जो पेरेंट टेबल है प्राइवेट ओनर उसमें अगर आप ओनर नंबर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं मींस के चेंज कर रहे हैं तो फिर वो अपडेटेड वैल्यू आपके फॉरेन की वाले टेबल में भी हो जाएगी। ठीक है, जो आपका चाइल्ड टेबल होगा उसमें फॉरेन की वैल्यू भी वहां पे अपडेट हो जाएगी। तो सेम ये रूल्स जो ऑन डिलीट पे अप्लाई होते हैं सेम इसी तरह ऑन अपडेट पे अप्लाई होते हैं कि अगर आप पेरेंट टेबल की वैल्यू में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो फिर चाइल्ड टेबल की वैल्यू में क्या होना चाहिए। तो ये हमारे पास डिफरेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अवेलेबल है। अच्छा, कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। Column level constraint refers to a single column in the table and do not specify a column name except check constraint. They refer to the column that they follow. जब आप create table में column name लिख रहे हैं और उसके साथ ही आप कोई constraint define कर देते हैं तो उसमें आपको column name दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, except for check constraint. check constraint जहाँ पे आप लगाते हैं आपको column name दोबारा लिखना पड़ता है, अदरवाइज कॉलम नेम आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ता। आपने जहां पे कॉलम नेम लिखा है उसके साथ ही आप आगे उसका कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देते हैं अगर कोई है तो इसको आप कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट की। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स रेफर्स टू वन और मोर कॉलम्स इन द टेबल। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ कॉलम टू विच दे अप्लाई। टेबल लेवल चेक कंस्ट्रेंट कैन रेफर टू 0 और मोर कॉलम्स इन द टेबल। अगर आपने कॉलम्स के साथ ही उनके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन नहीं किए तो आप क्रिएट स्टेटमेंट के लास्ट में जो है वो कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर सकते हैं और फिर उस कंस्ट्रेंट के साथ आपने कॉलम नेम मेंशन करना होता है कि ये वाला कंस्ट्रेंट इस कॉलम पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और आप वहां पे मल्टीपल कॉलम्स पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप टेबल लेवल कंस्ट्रेंट में चेक अप्लाई कर रहे हैं तो आप चेक में एक से ज्यादा कॉलम्स पे कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वो ज़्यादा अच्छे से आपको इस एग्जाम्पल को देख के समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे 3 टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल की कमांड हमने यूज़ की, यहाँ पे टेबल नेम डिपार्टमेंट दिया। अब राउंड ब्रैकेट्स में हम कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलम नेम डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ये आपके कॉलम का नेम है। उसके बाद आपने इसकी डाटा टाइप बताई। ठीक है, कि ये किस टाइप का डाटा आप इसमें स्टोर करेंगे। फिर आपने आगे उसका साइज भी बता दिया कि 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद आपने प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगाया। इट मीन्स कि ये डिपार्टमेंट नेम जो है वो डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है। अब क्योंकि हमने ये कॉलम नेम के साथ ही कंस्ट्रेंट लगाया है तो ये आपका कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अभी जो हमने पीछे 2 टाइप्स देखी हैं कंस्ट्रेंट की तो ये आपका कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है क्योंकि आप कॉलम नेम के साथ ही कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉलम है बिल्डिंग, उसकी डाटा टाइप आपने इंट रखी है, साथ इसके कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। बजट है, उसकी डाटा टाइप न्यूमेरिक है। उसके बाद अब हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया है चेक का, उसमें हमने कंडीशन बजट पे भी लगाई है और बिल्डिंग पे लगाई है कि बजट की वैल्यू लेस देन 50,000 होनी चाहिए और बिल्डिंग इन 1 2 3 मीन्स के बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 1 2 3 में से कोई हो सकती है। अब ये देखिए हमने 2 कॉलम्स पे कंडीशन एक ही चेक कंस्ट्रेंट के साथ लगाई है। अब ये जो है ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट है क्योंकि हमने कॉलम नेम के आगे ये कंस्ट्रेंट मेंशन नहीं किया बल्कि एंड पे जाके हमने कंस्ट्रेंट लिख के और साथ में हमने कॉलम नेम्स लिख के पूरा कंस्ट्रेंट डिफाइन किया, तो इसको आप टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहेंगे। तो इस तरह से ये कमांड जब रन होगी तो आपका डिपार्टमेंट का टेबल बन जाएगा विद दीज कॉलम्स एंड दीज कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट हमने टेबल बनाया कोर्स का, क्रिएट टेबल कोर्स। पहला कॉलम है कोर्स आईडी, उसकी डाटा टाइप varchar है और हमने आगे उसका साइज बता दिया है। फिर टाइटल है कॉलम का नेम, उसकी डाटा टाइप varchar 50 है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कंस्ट्रेंट CUN_UN_CNT, ये आपने कंस्ट्रेंट का नेम डिफाइन किया। कौन से कंस्ट्रेंट का? ये जो आपने यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया है टाइटल के ऊपर।
ठीक है, क्योंकि यूनिक का भी हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है कि टाइटल में आपके पास यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने खुद से इस कंस्ट्रेंट को नेम भी मेंशन कर दिया। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रेंट का नेम आपने खुद से देना हो तो जस्ट कंस्ट्रेंट से पहले आप कंस्ट्रेंट का कीवर्ड लिखें और उसका नेम डिफाइन कर दें। ठीक है, तो ये आपका यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट नेम है। नेक्स्ट आपने डिपार्टमेंट नेम एक और कॉलम है, उसकी डेटा टाइप varchar है। फिर क्रेडिट्स एक और कॉलम है, उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक है। डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पे दी हुई है 2.0। डिफॉल्ट वैल्यू जब भी आप न्यू रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो क्रेडिट्स में आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू 2.0 वहाँ पे होगी। अब यहाँ पे आप देखें आपने प्राइमरी की टेबल लेवल कंस्ट्रेंट पे डिफाइन की है। ठीक है, आपने यहाँ पे कोर्स आईडी के साथ प्राइमरी की नहीं लिखा, बल्कि अब आप एंड पे कंस्ट्रेंट बता रहे हैं प्राइमरी की किस पे, कोर्स आईडी पे। ये जो है ये आपका टेबल लेवल कंस्ट्रेंट है। प्लस आपने इस कंस्ट्रेंट को खुद से कोई नेम भी नहीं दिया, तो ये सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रेंट नेम होगा। इसको जो भी कंस्ट्रेंट नेम सिस्टम जो है वो असाइन कर देगा, क्योंकि यूजर ने खुद से मेंशन नहीं किया। फिर है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, वो आपने किस पे लगाया है, डिपार्टमेंट नेम। और जब आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो आपको ये रेफर करना पड़ता है कि ये किस टेबल को रेफर कर रहा है, तो ये रेफरेंसेस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मींस कि ये जो फॉरेन की डिपार्टमेंट नेम है ये किसको रेफरेंस कर रही है, ये आपके इस डिपार्टमेंट टेबल को रेफर कर रही है, इसमें जो आपके पास डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास जो है वो एक तो सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रेंट नेम है, दोनों में आपने कंस्ट्रेंट नेम खुद से मेंशन नहीं किया। दूसरा ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये आपने कॉलम्स के आगे साथ नहीं मेंशन किए, अलग से आपने मेंशन किए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर, आईडी varchar, नेम varchar, डिपार्टमेंट नेम varchar, सैलरी न्यूमेरिक चेक, सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 80,000। अब आपने यहीं पे कॉलम के साथ ही कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दी, ये अगेन कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है। फिर एंड में आपने प्राइमरी की डिफाइन की, प्राइमरी की अब ये आपके पास कॉम्पोजिट की है। ठीक है, आईडी और नेम इनका जो सेट बनेगा वो आपके पास प्राइमरी की है। फिर आपने कंस्ट्रेंट नेम दिया है, कंस्ट्रेंट dp_ins_cnt फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, किस पे आपने लगाया है, डिपार्टमेंट नेम। ये किसको रेफर कर रहा है, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल, इस वाले टेबल को रेफर कर रहा है। और आगे आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का रूल लगाया है, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट। ये जो भी हमने फॉरेन की के रूल्स पढ़े थे, फॉरेन की में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स पढ़े थे, ये हमने वो अप्लाई किए। अब पहली बात, ये वाला कंस्ट्रेंट अगेन आपके पास टेबल लेवल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि हम इसे एंड में डिफाइन कर रहे हैं, कॉलम नेम लिख के डिफाइन कर रहे हैं। और ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट का कीवर्ड लिख के खुद से इस कंस्ट्रेंट को एक नेम दे दिया, नेम असाइन कर दिया। डिलीट कैस्केड का क्या मतलब है कि अगर आपके डिपार्टमेंट टेबल में से कोई ऐसा नेम डिलीट हो जाता है जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में प्रेजेंट होगा, तो वो भी डिलीट हो जाएगा, आपके चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम को चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो अलाउ नहीं करेगा, किस रूल की वजह से, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस टेबल में भी प्रेजेंट है, यूज हो रही है, तो वो आपको यहाँ पे अपडेट करना अलाउ नहीं करेगा। ये सब जो है ये इस रूल की वजह से। तो इस तरह से हम डिफरेंट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टर टेबल की कमांड। द डेफिनेशन ऑफ द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 6 ऑप्शंस टू डू। अच्छा, ऑल्टर के कीवर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम टेबल को चेंज कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐड अ न्यू कॉलम टू अ टेबल, ड्रॉप अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल, रीनेम कॉलम नेम, रीनेम टेबल नेम, ऐड अ न्यू टेबल कंस्ट्रेंट, drop a table constraint, set a default for a column, drop a default for a column। ऑल्टर की स्टेटमेंट से अगर हमने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, उसके कॉलम्स वगैरह सब डिफाइन किए हुए, तो अगर हमने उसमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना है तो हम ऑल्टर की कमांड यूज करेंगे। अगर हमने एग्जिस्टिंग टेबल में से कोई कॉलम डिलीट करना है तो हम ऑल्टर की कमांड यूज करेंगे। अगर हमने कॉलम के नेम को रीनेम करना है, टेबल के नेम को रीनेम करना है, तो हम ऑल्टर यूज करेंगे। अगर हमने कोई जो है वो टेबल पे न्यू कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, पहले हमने नहीं अप्लाई किया, हमें बाद में पता चला कि इस पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, फिर हम ऑल्टर टेबल की कमांड यूज करेंगे। कोई कंस्ट्रेंट हमने डिलीट करना हो, उसकी हमें और ज़रूरत ना हो, हमने उस कंस्ट्रेंट को जो हमने पहले लगाया था डेफिनेशन के टाइम पे, टेबल डेफिनेशन टाइम पे, उसको हम डिलीट कर सकते हैं।
कॉलम की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो ऑलरेडी हमने कॉलम में दी हुई है उसको डिलीट कर सकते हैं यूजिंग ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। ये अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं एसक्यूएल की। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज रीनेम टू एम्प्लॉय इन्फो। अब इस स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो एम्प्लॉय का एग्जिस्टिंग टेबल है उसको रीनेम कर देगा टू एम्प्लॉय इन्फो। ये रीनेम टू भी एज इट इज इसी तरह से आपने लिखना। नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो रीनेम कॉलम एम्प्लॉय नेम टू एफ नेम। अब हम एक एम्प्लॉय इन्फो जो अभी हमने ऊपर टेबल रीनेम किया है उसमें कोई कॉलम है एम्प्लॉय नेम के नाम से, उसको हम कॉलम को रीनेम कर रहे हैं टू एफ नेम। यहाँ पे हम रीनेम कॉलम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पुराने कॉलम का नेम होगा और फिर टू के बाद जो आपने न्यू कॉलम नेम देना है वो लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो ऐड कॉलम सिटी टेक्स्ट। अब हमने एम्प्लॉय इन्फो में एक न्यू कॉलम ऐड किया है सिटी जिसकी डाटा टाइप है टेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो ड्रॉप कॉलम एड्रेस। अब एम्प्लॉय इन्फो के टेबल में पहले से एक कॉलम एड्रेस था, उसको हमने डिलीट किया है ऑल्टर की स्टेटमेंट से और हमने यहाँ पे ड्रॉप यूज की। नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो ऑल्टर सिटी डिफॉल्ट सैंडविच। अब आपने एम्प्लॉय इन्फो में एक आपका जो कॉलम है सिटी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है सैंडिस, ठीक है, कि जब भी न्यू रिकॉर्ड एंटर होगा तो अब आपके पास ये डिफॉल्ट वैल्यू आएगी सिटी के कॉलम में। नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो ऑल्टर सिटी ड्रॉप डिफॉल्ट। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉय इन्फो के टेबल में जो आपके पास सिटी का कॉलम है उसकी डिफॉल्ट जो भी वैल्यू आपने सेट की उसको ड्रॉप कर रहे हैं, मीन्स कि उसको फिनिश कर रहे हैं। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो एड कंस्ट्रेंट ई अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर सी के चेक एज इज लेस देन 5। अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय इन्फो के टेबल में आपके पास कोई एज का कॉलम है उसमें आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं या आपने कंस्ट्रेंट के कीवर्ड के साथ कंस्ट्रेंट का नेम दिया है और कंस्ट्रेंट क्या है, आपने चेक का कंस्ट्रेंट लगाया है कि एज जो है वो लेस देन 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो ड्रॉप कंस्ट्रेंट ई अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर सी के। अब कोई एग्जिस्टिंग अगर कंस्ट्रेंट आपने कॉलम पे लगाया हुआ है किसी पे उस टेबल में तो फिर आप उसको ड्रॉप करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस सब में आप देखिए हमने ऑल्टर टेबल की कमांड यूज की है, फिर हमने टेबल नेम दिया है, उसके बाद हमने जो भी चेंजेस करनी है वो हमने किए। न्यू कॉलम ऐड किए, ड्रॉप किए तो हमने उसको मेंशन किया है। अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो फिर हमने अगेन ऑल्टर कॉलम नेम से पहले भी ऑल्टर का कीवर्ड यूज किया। ये डिफरेंट आरडीबीएमएस में अगेन इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये जो है ये आपका जनरली जो यूज होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे ओरेकल में आप ऑल्टर की जगह यहाँ पे मॉडिफाई यूज करते हैं। एसक्यूएलाइट में आपके पास ऑल्टर टेबल की कमांड है वो सिर्फ आपका न्यू कॉलम टेबल में ऐड कर सकती है, ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है। इसके अलावा आपके टेबल को रीनेम कर सकती है और कॉलम नेम को रीनेम कर सकती है। इसके अलावा ये जो बाकी डिफरेंट टास्क हैं जो हम ऑल्टर टेबल से परफॉर्म करें ये एसक्यूएलाइट में सपोर्ट नहीं होते। बाकी जो आरडीबीएमएस हैं ओरेकल, माईसीक्वल, एसक्यूएल सर्वर उनमें सपोर्ट होते हैं। एक और एग्जांपल है अब हमारे पास चेंज द स्टाफ टेबल बाय रिमूविंग द डिफॉल्ट ऑफ असिस्टेंट फॉर द पोजीशन कॉलम एंड सेटिंग द डिफॉल्ट फॉर द सेक्स कॉलम टू फीमेल। अब देखिए अब हमने एग्जिस्टिंग टेबल है हमारे पास स्टाफ, उसमें हमने कुछ चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है कि हमारे पास जो पोजीशन कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू हमने असिस्टेंट रखी हुई थी उसको रिमूव करना है और हमने जो सेक्स कॉलम है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने फीमेल रख देनी है। तो हमें पता है हमने एग्जिस्टिंग टेबल में चेंजेस करनी है, हम ऑल्टर टेबल की कमांड यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल स्टाफ, स्टाफ आपके टेबल का नेम है। अब क्योंकि हमने कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है तो हमने लिखा ऑल्टर आगे कॉलम नेम पोजीशन और ड्रॉप डिफॉल्ट, ठीक है, कि ये जो डिफॉल्ट हमने पोजीशन के कॉलम पे पहले अप्लाई किया हुआ था उसको डिलीट कर दें, ड्रॉप कर दें। फिर ऑल्टर टेबल स्टाफ ऑल्टर सेक्स की अब कॉलम नेम है सेट डिफॉल्ट एफ, इसकी हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करें एफ। अच्छा, जब हम ड्रॉप कॉलम करते हैं तो उसमें हमारे पास फर्दर दो ऑप्शंस हैं, दो एक्शंस हैं जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। The drop column clause specifies the name of the column to be dropped from the table definition and has an optional qualifier that specifies whether the drop action is to cascade or not.
अभी जो हमने ऊपर देखा कि जब हम कॉलम को ड्रॉप करते हैं तो हम ड्रॉप के बाद कॉलम नेम लिखते हैं जो कि हमने ड्रॉप करना होता है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शनल क्वालिफायर है कि हम अगर मेंशन करना चाहें कि ये ड्रॉप एक्शन कैस्केड है या नहीं। इसका क्या मतलब है, अगर तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, the drop operation is rejected if the column is referenced by an other database object, for example by a view definition, this is the default setting। अब अगर आप जिस कॉलम को डिलीट कर रहे हैं वो आपके कहीं और पे भी यूज हो रहा है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपने वहां पे रिस्ट्रिक्ट मेंशन किया हुआ है तो आपका जो है वो कॉलम डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो कहीं और पे यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसे किसी व्यू डेफिनेशन में यूज किया, ठीक है, तो वो नहीं होगा डिलीट, और ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। अगर आपने ड्रॉप कॉलम के साथ कैस्केड मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है the drop operation proceeds and automatically drops the column from any database object it is referenced by. This operation cascades so that if a column is dropped from a referring object, SQL checks whether that column is referenced by any other object and drops it from there if it is, and so on. अब अगर आप जिस कॉलम को डिलीट कर रहे हैं वो कहीं और पे भी यूज हो रहा है तो वो आपको कैस्केड, अगर आपने ऑप्शन मेंशन की हुई है तो वो आपको कॉलम डिलीट करना अलाउ करेगा, लेकिन जिस किसी और जगह पे टेबल में व्यू में वो कॉलम यूज हो रहा है वहां से भी वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इनफो ड्रॉप कॉलम नेम कैस्केड, अब हमने यहाँ पे ड्रॉप कॉलम आगे कॉलम का नेम लिखा और मेंशन कर दिया कैस्केड। अब इसका क्या मतलब है कि जब एम्प्लॉय इन्फो में से नेम का कॉलम डिलीट कर देंगे तो अगर नेम किसी और जगह पे किसी और व्यू में यूज हो रहा है तो वहां से भी वो नेम का कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते या फिर रिस्ट्रिक्ट लिखते हैं तो ये आपको, अगर नेम कहीं और पे यूज हो रहा है किसी और डेटाबेस ऑब्जेक्ट में, तो ये आपको डिलीट करना अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप टेबल की कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज टू रिमूव द टेबल। अगर आपने कोई टेबल अपने डेटाबेस से डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप टेबल की कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप टेबल आगे आपने टेबल का नेम लिखना होता है। अगेन आपके पास रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड के ऑप्शन है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो रिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे ड्रॉप टेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अगर तो ये टेबल कहीं और पे रेफर नहीं हो रहा, इसका रेफरेंस कहीं और पे नहीं है, तो ये टेबल इजीली डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये टेबल कहीं और पे यूज हो रहा है, जैसे किसी टेबल में फॉरेन की है जो कि इस टेबल को रेफर कर रही है, तो कैस्केड लिखा होगा आपने तो वो दूसरा चाइल्ड टेबल भी डिलीट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट लिखा होगा तो ये आपको टेबल डिलीट करने नहीं देगा जो कि किसी और टेबल में इसका रेफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रंकेट। द एसक्यूएल ट्रंकेट टेबल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट कंप्लीट डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। ट्रंकेट की कमांड जो है वो आपके टेबल में से सारे डेटा को डिलीट कर देती है। टेबल डेफिनेशन को डिलीट नहीं करती, टेबल आपका होता है लेकिन टेबल के सारे रोज को जो है वो डिलीट कर देती है। ट्रंकेट टेबल आगे टेबल नेम, जैसे ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स। अब जब ये कमांड रन होगी तो कस्टमर्स में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट की स्टेटमेंट से भी आप सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देते हैं, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक रोज को डिलीट करना चाहें। ट्रंकेट में आपके सारी रोज जो है वो डिलीट हो जाती है। ट्रंकेट की कमांड जो है वो SQLite में अवेलेबल नहीं है। अगर SQLite में आपने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने तो हम उसके लिए डिलीट की कमांड यूज करेंगे, क्योंकि SQLite इसको सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट सेशन में जो है हम इन DDL कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे।